हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए एमिनो एसिड का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें। फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बता देता हूँ जरा। फर्स्ट लेक्चर में हम एमिनो एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनी हुई रहती है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज कुछ और स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम प्रोटीन पर मूव करेंगे। देखिए, ये सभी जो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर की शुरुआत में आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो भी बातें आपको पढ़ाई जाए, जो भी नोट्स बनवाए जाए, वो आप लिखेंगे जरूर से जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके से बिलीव नहीं होता है तो जैसे ये लेक्चर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, जितने भी लेक्चर इसके अंदर बनते हैं, और पूरा चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में एक बार आप क्वेश्चन जरूर लगाए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बाद में आगे चलते हैं। और अगली बात यह है कि आप किसी भी वीडियो की लेंथ को देख करके ये ना समझे कि यहाँ पर सर 50 मिनट का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है, तो सर इतने सारे लेक्चर हम किस प्रकार से कंडक्ट करेंगे। आपने 10 लेक्चर बना दिए बायोमोलिक्यूल के, तो अगर 10 से 12 भी बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक वन शॉट वीडियो जो 3 घंटे का वीडियो है, उसके मुकाबले आप कितना सीख पा रहे हैं, वो आप खुद ही इस वीडियो को देख करके या सभी वीडियो को देख करके एनालाइज कर सकते हैं। तो खुद से एनालाइज कीजिए, किसी की बात मत सुनिए। और खुद से एनालाइज करने के बाद में आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हम सही जगह पर पढ़ रहे हैं, तो आइए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आपको बेटर लगता है, जिस टीचर से आपको बेटर लगता है, उससे पढ़िए, लेकिन प्रॉपर कंटेंट लीजिए। प्रॉपर कंटेंट लीजिए, उसकी बातों को फॉलो कीजिए। यही बातें कहूंगा। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर जो भी बातें पढ़नी है उन सबको क्या करना है, हमें नोट्स बनाना है। प्रॉपरली नोट्स बनाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एमिनो एसिड का सेकंड लेक्चर है, और इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्ट्रक्चर्स और पढ़ने वाले हैं एमिनो एसिड की। एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड क्या होते हैं, और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आप बिंदास होकर के स्टार्ट करते हैं आइए टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एमिनो एसिड। क्या है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, देखो एमिनो एसिड के बारे में आपको बहुत पहले बता चुका हूं, सब कुछ बातें इसके अंदर बता चुका हूं मैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एसिडिक एमिनो एसिड, एक होता है बेसिक एमिनो एसिड, एक होता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। बताइए जरा क्या होता है एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड। नंबर 2 है बेसिक एमिनो एसिड, और नंबर 3 है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो 3 टाइप के एमिनो एसिड हमारे पास में प्रेजेंट है। एक है एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसिडिक एमिनो एसिड क्या होता है। आपने एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर तो पढ़ ही चुके हैं। आप एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सर यहाँ पर NH2 और बीच में कार्बन COOH, H और एक वेरिएबल ग्रुप लगा हुआ रहता है। एक वेरिएबल ग्रुप लगा हुआ रहता है। तो सर एसिडिक एमिनो एसिड क्या है? एसिडिक एमिनो एसिड क्या है? अगर ये जो वेरिएबल ग्रुप है वो एसिड है, अगर ये वेरिएबल ग्रुप क्या है, एसिड है, अगर ये वेरिएबल ग्रुप क्या है, एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक एमिनो एसिड हो जाएगा। जब हमारे पास में वेरिएबल ग्रुप क्या होगा, एसिड होगा। वेरिएबल ग्रुप क्या होगा, एसिड होगा। दूसरी बात करता हूं मैं बेसिक एमिनो एसिड की। सिंपली स्ट्रक्चर बनाता हूं, COOH, H, और यहाँ पर क्या होता है, X होता है वेरिएबल। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर NH2C, COOH, H, और X होता है यहाँ पर वेरिएबल। X क्या होता है, वेरिएबल। तो इस केस के अंदर बेसिक एमिनो एसिड क्या होता है, बेसिक एमिनो एसिड वो होता है जिसके अंदर ये क्या होता है, बेस होता है या बेसिक होता है। ये वेरिएबल ग्रुप क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक एमिनो एसिड। और सिंपली अगर हमारे पास में सल्फर है तो क्या होगा, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो बताओ यहां तक कोई डाउट है आपको? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। ओके ठीक है, इंटरेक्ट करने का ओनली एक माध्यम अपना कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी डाउट है आप डाल दीजिए बस। एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड के अंदर क्या बोल रहे हैं, अगर वेरिएबल ग्रुप एसिड है तो एसिडिक एमिनो एसिड, वेरिएबल ग्रुप अगर बेस है तो बेसिक एमिनो एसिड, और अगर वेरिएबल ग्रुप सल्फर है तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सबसे पहले बात करता हूं मैं एसिडिक एमिनो एसिड की। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं, एसिडिक एमिनो एसिड की बात कर रहा हूं। एसिडिक एमिनो एसिड, सबसे पहले बात कर रहा हूं एसिडिक एमिनो एसिड की। किसकी बात कर रहा हूं, एसिडिक एमिनो एसिड की बात कर रहा हूं। किस किस एसिडिक एमिनो एसिड को हम पढ़ने वाले हैं? यहां पर हम यहां पर दो एमिनो एसिड की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, दो एमिनो एसिड की बात करने वाले हैं। और या इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एसिडिक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर मैं आपको इसे बता दूं कि यहां पर एसिडिक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि सर एसिड होता है तो एसिडिक हो गया, लेकिन होता कैसे, होता कैसे, इसको डिटेल में समझिएगा, इसको डिटेल में समझिएगा। देखो एक बात बताइए आप मेरे को, एक ग्रुप बनाता हूं मैं और एक एमिनो एसिड बनाता हूं, ठीक है H, और यहां पर क्या है, वेरिएबल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल क्या है यहां पर, वेरिएबल ग्रुप क्या है, मैं मानता हूं कि यहां पर एसिड है, एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक ग्रुप, यहां पर एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर यहां पर एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड। लेकिन सर एसिडिक एमिनो एसिड में हम इसको कैसे पहचाने कि ये एसिडिक एमिनो एसिड है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक लिख सकते हैं, तो फिर कैसे पहचाने, बेसिक हो जाएगा। तो मतलब अगर नहीं लिख के देवे और कुछ दूसरा हिंट देवे हमारे को पहचानने के लिए, तो किस प्रकार से पहचानेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा बात को। आप मुझे बताइए कि एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, एसिड की टेंडेंसी होती है H+ डोनेट करना, आयन डोनेट करना। किसकी टेंडेंसी होती है, एसिड की टेंडेंसी होती है। क्या होती है एसिड की टेंडेंसी, H+ डोनेट करना या आयन डोनेट करना, टेंडेंसी किसकी होती है, एसिड की। तो डोनेट H+, तो क्या डोनेट करेगा ये, H+ डोनेट करेगा। क्या डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा। तो अगर ये H+ डोनेट कर रहा है तो जो मेरे पास में स्ट्रक्चर बन रही है इसकी, यहां पर क्या आ जाएगा, COOH। अगर ये मेरे पास में क्या डोनेट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज, इस वजह से आएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है। H+ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, इस वजह से क्या आएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। और एसिड की टेंडेंसी है डोनेट करना। क्या डोनेट करना, H+ डोनेट करना। ये हो गया एसिडिक एमिनो एसिड। ये क्या हो गया, एसिडिक एमिनो एसिड। दूसरी बात करता हूं, बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड। और बेसिक एमिनो एसिड के बारे में जानते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने एसिड एमिनो एसिड के बारे में सीखा था, COOH H, और यहां पर क्या होता है, बेस या बेसिक। ठीक है, आप मुझे बताइए बेस की टेंडेंसी क्या होती है, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, एक्सेप्ट H+। क्या टेंडेंसी होती है इसकी, बेसिक की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट H+। एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है बेसिक की। तो अगर ये H+ से एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यह है बेसिक। और बेसिक अगर एक्सेप्ट कर रहा है H+ से, एक्सेप्ट कर रहा है अगर H+ से, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, H+ चार्ज आ जाएगा। और यस या नो, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि एसिड क्या करता है, डोनेट करता है, बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इस वजह से बेसिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एसिडिक के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर है, यस या नो। यहां पर कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चले, इसको हटा देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा पोज करके। तो आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, हम कैसे लिखेंगे, पोज करके बेटा जी, पोज करके लिख लीजिएगा।
ठीक है, अब देखो एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं। हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक हमारा है एसिडिक एमिनो एसिड। और एसिडिक एमिनो एसिड जो है, एसिडिक एमिनो एसिड है वो टू टाइप का हम देख रहे हैं, मतलब दो एमिनो एसिड, दो एसिडिक एमिनो एसिड हम देख रहे हैं। कितने? दो एमिनो एसिड या दो एसिडिक एमिनो एसिड हम देख रहे हैं। नंबर वन कौन सा है? नंबर वन है मेरे पास में एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। कौन सा है दूसरा? ग्लूटामिक एसिड। पहला एसिड है मेरे पास में एस्पार्टिक एसिड, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। पहला कौन सा है? एस्पार्टिक एसिड, दूसरा कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। यस या नो? यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। ठीक है, आओ सामने देखो। ठीक है, अब इधर स्टार्ट करते हैं। तो वापिस से क्या बना रहा हूं? एमिनो एसिड COOH। यहां पर एस्पार्टिक एसिड के अंदर क्या होता है? यहां पर एस्पार्टिक एसिड के अंदर क्या होता है? देखिएगा, हमारे पास में जो एस्पार्टिक एसिड होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है, उसके अंदर कितने कार्बन जुड़े हुए? एक कार्बन से COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं ग्लूटामिक एसिड की, तो उसके अंदर क्या होगा? देखिएगा कुछ डिफरेंस होगा या नहीं। कितने कार्बन है? दो कार्बन बना चुका हूं। यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी हमारे को, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब सर ये जो हमारे पास में एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, हम ये तो समझ जाएंगे कि एसिड है। फिर कैसे समझेंगे हम एसिड है? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? एसिड आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? एसिड आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि एसिड है। लेकिन सर हमें इसकी स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगी? स्ट्रक्चर को याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको मैं, कि स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रहेगी। स्ट्रक्चर को याद करने के लिए आप क्या करोगे? ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चर को याद करने के लिए आप मुझे एक बात बताइए, पहले ए आता है या जी आता है? तो सब बोलेंगे सर ए आता है, ए आता है सबसे पहले। अगर सबसे पहले ए आता है तो एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले कितना कार्बन? एक कार्बन। सबसे पहले कौन आता है? एक आता है। सबसे पहले कौन आता है? एक आता है, उसके बाद में दो आते हैं। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड के अंदर ए पहले आता है, तो कितने कार्बन हो गए? एक कार्बन। ग्लूटामिक एसिड बाद में आता है, तो कितने कार्बन हो गए? दो कार्बन। कितने कार्बन हो गए? दो कार्बन। इस प्रकार से आप याद रखोगे इसको। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखोगे। नंबर से भी याद रख सकते हो, क्योंकि ए आ रहा है नंबर 1 पर, तो ए के अंदर कितने कार्बन? एक कार्बन। ग्लूटामिक एसिड ए के बाद आ रहा है, तो कितने कार्बन? दो कार्बन। यस या नो? क्लियर है यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। ये हो गया मेरे पास में एसिडिक एमिनो एसिड। इसके बाद बात करते हैं बेसिक एमिनो एसिड की। किसकी बात करते हैं? बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड की बात करते हैं, तो बेसिक एमिनो एसिड को किस प्रकार से पहचानेंगे? सर इसके पीछे क्या बेस आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, इसके पीछे बेस नहीं आएगा। अगर सर बेस नहीं आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे? बेस तो आना चाहिए फिर पहचानने के लिए। अब देखिएगा बेसिक एमिनो एसिड, ध्यान से सुनिएगा क्या है। एक है मेरे पास में लाइसिन। लाइसिन सर ऐसे आएगा यहाँ पर, लाइसिन। और देखो इधर आगे है मेरे पास में, आगे है एक है हिस्टिडीन और एक है आर्जिनिन। कौन सा है? आर्जिनिन है। और तीसरा मेरे पास में कौन सा है? हिस्टिडीन। कौन सा है? हिस्टिडीन है। ठीक है, हिस्टिडीन। लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन,
लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। बताओ बेसिक एमिनो एसिड क्लियर हो गया, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है। एसिड कौन सा है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। सर इनके स्ट्रक्चर्स हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स जो है सबसे पहले तो इतनी रिक्वायरमेंट इनकी है नहीं, इस वजह से इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ना जरूरी भी नहीं है इतना, इस वजह से बेसिक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर आपको फिर भी पढ़ना ही है तो आप केमिस्ट्री के अंदर जाकर के पढ़ सकते हैं, और अगर फिर भी चाहते हो आप मैं पढ़ाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, ओके ठीक है। अब देखो बेसिक एमिनो एसिड हो गया क्लियर, कौन सा है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड की। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। अब सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन कौन से इंपोर्टेंट है, दोनों ही इंपोर्टेंट है, इसके अंदर दो आएंगे और दोनों ही क्या है, इंपोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। अब इसको तो याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है, क्या सर आप यहां पर भी ट्रिक बताओगे क्या, तो यहां पर भी ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको, देखिएगा ध्यान से, और ट्रिक आपको समझ में आए तो बताना जरूर मेरे को, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड पहला होता है मेथियोनिन, कौन सा होता है, मेथियोनिन होता है। और दूसरा हमारे पास में होता है सिस्टीन, क्या होता है, सिस्टीन, क्या होता है, सिस्टीन होता है। पहला कौन सा होता है मेरे पास में, मेथियोनिन होता है, दूसरा कौन सा होता है, स्पेलिंग देख लेना इसके एक बार, सिस्टीन, सिस्टीन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, मेथियोनिन, मेथियोनिन और सिस्टीन होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अब मेथियोनिन की स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, आप ये समझो कि जैसे आप लिखूंगा ना आप समझ जाओगे, आपको याद हो जाएगी, जैसे आप देखोगे देखते याद हो जाएगी, देखना कैसी, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो बताना, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन सल्फर कार्बन, देखो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ ही नहीं इसमें, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, याद हो गई वैसे, ठीक है। अब देखो इधर आगे स्ट्रक्चर एक और है मेरे पास में, कौन सी है, COOH कार्बन सल्फर, देखो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, 1 2 3 3 कार्बन है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 3 ज्यादा है 1 ज्यादा है। मैं आपसे पूछता हूं कि 3 ज्यादा होता है 1 ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे सर 3 ज्यादा होता है। अगर 3 ज्यादा होता है तो मेथियोनिन को देखो एक बार, मेथियोनिन के अंदर एम आ रहा है, एम मीन्स होता है मेनी, एम मीन्स क्या होता है, मेनी, मेनी मीन्स होता है बहुत सारी, मेनी मीन्स होते हैं बहुत सारी, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ओके ठीक है। मेनी मीन्स क्या होते हैं, बहुत सारे, और मेनी मीन्स बहुत सारे होते हैं, तो 3 ज्यादा है 1 ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो बहुत सारे कार्बन किसके पास है, मेथियोनिन के पास है, किसके पास है, मेथियोनिन के पास है, कितने, 3 कार्बन प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट है इसके मुकाबले, सिस्टीन के मुकाबले बहुत ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से मेथियोनिन मतलब मेनी कार्बन, मेथियोनिन मतलब मेनी कार्बन, मेथियोनिन मतलब मेनी कार्बन। सिस्टीन मतलब एक कार्बन, सिस्टीन मतलब एक कार्बन, एक कार्बन है, और कहां पर है, सल्फर, सल्फर कहां पर है, किनारे पर है, किनारे पर क्या है, सल्फर है, किनारे पर क्या है, सल्फर है, किनारे पर क्या है, सल्फर है, एक कार्बन किनारे पर सल्फर, एक कार्बन किनारे पर सल्फर, एक कार्बन किनारे पर सल्फर, सिस्टीन हो गया, और यहां पर मेनी कार्बन, मेनी कार्बन तो मेथियोनिन हो गया, ओके बात क्लियर है। तो आपको तीनों बातें समझ आनी चाहिए, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ये आपको तीनों पता होना चाहिए, तीनों पता होना चाहिए। एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे चलते हैं, ठीक है। एसिडिक के बारे में बात कर ली है, इनके बारे में बात हो चुकी है। सर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक एमिनो एसिड और है हमारे पास में, उसी एमिनो एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास में जो एमिनो एसिड आ रहा है वो हम दूसरे चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, मतलब एक चैप्टर है उसके अंदर भी हम पढ़ने वाले इस एमिनो एसिड को।
स्ट्रक्चर का नाम बताइएगा। देख स्ट्रक्चर का नाम बताओ, स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? ट्रिप्टोफेन। क्या नाम होता है? ट्रिप्टोफेन। स्ट्रक्चर क्या नाम होता है? ट्रिप्टोफेन। स्ट्रक्चर का नाम होता है ट्रिप्टोफेन। और इस ट्रिप्टोफेन से एक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे हम। इस ट्रिप्टोफेन से एक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, और एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है COOH, इस ग्रुप को रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे? रिप्लेस्ड बाय COOH, मतलब किसी दूसरे ग्रुप को इसी जगह ला करके रख देंगे और इसको हटा देंगे। किसी दूसरे ग्रुप को यानी COOH के द्वारा इस COOH को रिप्लेस किया गया है। यहां पर COOH के द्वारा किसको रिप्लेस किया गया है? COOH को रिप्लेस किया गया, तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? सोच पा रहे हो क्या? सोच पा रहे हो? बहुत बढ़िया, अगर सोच पा रहे हो तो। CH2COOH, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है, स्ट्रक्चर का नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड होता है, जिसको सिंपली हम क्या कहते हैं? IAA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IAA। और इसी का नाम होता है, इसी का नाम होता है, या इसी को कहते हैं नेचुरल ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेचुरल ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल ऑक्सीजन बोलते हैं। किसको? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड को। रिप्लेस किससे किया था? यहाँ पर COOH से किया था, और COOH से रिप्लेस कर दिया ट्रिप्टोफेन के अंदर से इस ग्रुप को, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? नेचुरल ऑक्सीजन बन जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आगे चलते हैं। और इसी का एक टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं उसको, वो है बॉन्ड्स इन प्रोटीन। अब बॉन्ड्स की बात करेंगे कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो सभी बातें क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? बॉन्ड्स इन प्रोटीन। किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है बॉन्ड्स इन प्रोटीन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन के अंदर 5 टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 5 प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस बात को समझिएगा। सॉरी, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड्स है सर, ये अभी तक नहीं जानते कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, और हमें ये भी नहीं पता किस प्रकार से आप पढ़ाने वाले हो बॉन्ड्स को। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि इन बॉन्ड्स को आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, मतलब आप ये सोचने लगोगे कि यार भूलू कैसे, मैं इसको याद हो गया तुम्हें, है कि नहीं? भूलू कैसे, भूलना मुश्किल हो जाएगा आपका। इस प्रकार से समझिएगा बात को, हर बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको बॉन्ड्स बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ध्यान से देखिएगा बात को। सबसे पहला बॉन्ड कौन सा है? सबसे पहला बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? सबसे पहला बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड है। एक बात बताओ आप मेरे को, पहला बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यही बात बतानी थी आपको बस। ठीक है, पहला बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। आप सोच रहे कुछ और पूछेंगे सर? कुछ नहीं, बस ये पूछ रहा था कि एक बात बताओ कि कौन सा बॉन्ड है? पहला पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, पेप्टाइड के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है? पहला लेटर क्या है पेप्टाइड का? पी है ना। पेप्टाइड का पहला लेटर क्या है? पी। पेप्टाइड का पहला लेटर क्या है? पी। और अगर पेप्टाइड का पहला लेटर पी है तो इसका मतलब ये होगा कि कैसा बॉन्ड है? प्राइमरी बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है?
प्राइमरी बॉन्ड है। प्राइमरी बॉन्ड का मतलब क्या, मतलब भी आप किसी प्रकार की प्रोटीन की अगर बात करोगे उसके अंदर ये बॉन्ड तो पाया ही जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड है। इस वजह से इस बॉन्ड को क्या नाम दे रहा हूं मैं, प्राइमरी बॉन्ड कह रहा हूं। कौन सा बॉन्ड कह रहा हूं, प्राइमरी बॉन्ड कह रहा हूं। और अगर प्राइमरी बॉन्ड इसको कह रहा हूं, और मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर हर प्रकार के प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ऑलवेज प्रेजेंटिंग, हमेशा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमेशा प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन, ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रोटीन, हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड तो पाया ही जाता है, चाहे प्राइमरी प्रोटीन हो या प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर, कोई सी भी स्ट्रक्चर हो प्रोटीन की, उसके अंदर ये पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही है। सर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस बात को समझिएगा। पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है, कहां बनता है, कैसे बनता है, इस बात को बताइएगा। समझो ध्यान से इस बात को, इस बात को आपको मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है भैया, ये सर एक एमिनो एसिड आपने बना दिया है और ऊपर क्या लगाया, एक्स लगाया है ना। एक्स की बातें सुन के, एक्स के बारे में सोच करके एक्स की याद आनी चाहिए, ओनली पढ़ाई पर फोकस करो बेटा जी। यहाँ पर देखो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर मैं ये एक और यहाँ पर क्या लगा देता हूं, एक और एमिनो एसिड बना देता हूं उसके पास में, क्योंकि जो बॉन्ड बनेगा वो एमिनो एसिड के बीच में ही तो बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो एमिनो एसिड के बीच में ही तो बनेगा। अगर एमिनो एसिड के बीच में ही तो बॉन्ड बनेगा, तो अगर मैं यहाँ पर H2O बार निकाल दूं तो किसी कोई दिक्कत है क्या, आप किसी कोई दिक्कत है, हेलो किसी कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर H2O बार निकाल रहा हूं, क्या बार निकाल रहा हूं, -H2। अगर मैं H2O बार निकाल दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है ये बात बताने में कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो ध्यान से, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, और मैं इससे जो मेरे पास में O बच रहा है इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैसे भी लिखूं या ऐसे लिखूं, यहाँ पर बात तो वही है ना, कार्बन की इधर लिखूं या इधर लिखूं, बात तो वही है, ठीक है। और मेरे पास में जो ये प्रेजेंट है, जो मेरे पास में N प्रेजेंट है, ये मेरे पास में C प्रेजेंट है, COOH प्रेजेंट है, ये वेरिएबल ग्रुप X प्रेजेंट है, और ये क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। अब देखो इधर ध्यान से, H2O बार निकालने के बाद मेरे पास में ऐसी स्ट्रक्चर बन के आ रही है, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट है। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी बॉन्ड को क्या नाम दे रहे हैं, इसी बॉन्ड को क्या नाम दे रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड नाम दे रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड नाम दे रहे हैं। इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसी बॉन्ड को क्या नाम दे रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड नाम दे रहे हैं। तो बताइए बात क्लियर हुई या नहीं हुई। मैं ऐसा कह सकता हूं कि C डबल बॉन्ड O एंड H वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। बोले बात क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बोल दो, ठीक है। प्राइमरी बॉन्ड की बात हो गई है, और प्राइमरी बॉन्ड मतलब क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इतना ही था पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं अभी। और नंबर दूसरा बॉन्ड कौन सा है मेरे पास में, नंबर 2 पर आता है, नंबर 2 पर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। पढ़ने वाले हैं हम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, ये बातें भी सीखने वाले हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, मुझे सर मेरे पास में एक एलिमेंट है X, एक है H, एक है X, एक है H। सर X क्या आपको बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हो, तो इसका रीजन क्या है, मतलब रीजन इतना सा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। हर बात को आप मेरे ऊपर तो वैसे नहीं ला सकते हैं,
ठीक है, तो देखो इधर एक्स क्यों यूज कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो यहां पर एक्स एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अपने तरफ किसी प्रकार के चार्ज को अट्रैक्ट करने की या अपने ऊपर ही सामने वाले को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कुछ ज्यादा ही पावर है उसमें, अपने हिसाब से सामने वाले को कंट्रोल करने की पावर है। इस वजह से वो क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा होता है मेनली, ये सब चीजें देखी जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी देखा जाता है कि दो लोग हैं, उनके अंदर से हम देखते हैं कि एक का पावर ज्यादा है, एक का पावर कम है। एक को अगर कुछ बोल दिया इस वाले को जिसका पावर बहुत ज्यादा है, इसने कुछ अगर बोल दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो इसके साथ में करेगा वो आप भी सोच सकते हैं और मैं भी मेरे स्तर पर सोच सकता हूं। ठीक है, तो देखिए आगे इधर अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर ऐसा है तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक्स को ज्यादा प्रभाव डाल रखा है, इसके ऊपर ज्यादा दबाव लगा रखा है कि नहीं तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे नहीं तुझे ऐसे करना है। एक्स इसके ऊपर इस प्रकार से दबाव बना रखा है एच के ऊपर। एच बेचारा कुछ कहता नहीं है, एच बेचारा सुन लेता है, कर लेता है जो भी कुछ होता है। एक्स तो बस इसकी बातें मनवाने में लगा हुआ है, इसकी बातें मनवाने में लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इधर। मैं कहता हूं आपको एक बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स मोर होती है किससे, एच से। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, एक्स की ज्यादा है। और अगर एक्स की ज्यादा है तो आप मुझे सिंपल से एक बात बताइए, अगर एक्स की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्स की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका मतलब ये होगा, मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रभाव दर्शा रहा है, ये जो प्रभाव दर्शा रहा है वो बहुत ज्यादा होगा। एच के ऊपर जो प्रभाव दर्शा रहा है वो बहुत ज्यादा होगा। और अगर प्रभाव ज्यादा दर्शा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये व्यक्ति क्या है, नेगेटिव है। व्यक्ति क्या है, नेगेटिव है। और ये व्यक्ति क्या है, पॉजिटिव है। मतलब नेगेटिव व्यक्ति है, आप इससे तो किसी प्रकार से जीत नहीं सकते भैया नेगेटिव व्यक्ति से। ठीक है, इससे जितना इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से कह रहा हूं कि ये नेगेटिव व्यक्ति है, आप इससे जितना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से अब इस बात को लिंक करता हूं, मैं जोड़ता हूं, अदरवाइज ना ले बातों को, बस समझने के लिए बातें कर रहे हैं ओनली। यहां पर क्या कर रहे हैं, एक और मैं एक्स और एच बना लेता हूं। इधर भी ऐसा ही है, इधर भी क्या है, ऐसा ही है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप मुझे बताइए, ये एच बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है जिंदगी से, एच बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है जिंदगी से। अब इसके पास में कुछ ऑप्शन बच नहीं रहा है। अगर ऑप्शन नहीं बच रहा है तो क्या करेगा भाई, इधर तो कुछ बोल नहीं सकता, इधर बोलेगा तो आप जानते हैं सारा पावर किसके पास में, एक्स के पास में। यहां पर कुछ बोल नहीं सकता। ऑप्शन बचता है पड़ोसी। कौन बचता है, पड़ोसी। अगर पड़ोसी ऑप्शन बचता है तो एक बात बताइए, जब हम किसी दूसरे के अंडर में हैं, ठीक है, तो पड़ोसी से खुल के बातें नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम किसी दूसरे के अंडर में हैं तो पड़ोसी से भी खुल के बातें नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इससे बॉन्ड तो बना सकता है, ये बॉन्ड तो बना सकता है, ये बॉन्ड तो इससे बना सकता है और बना लेगा, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इधर बना हुआ है और अगर गलती से इसको पता लग भी जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक होने की आशंका बहुत ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात, किस प्रकार समझना चाहता हूं आपको मैं। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड तो बना हुआ है, लेकिन ये जो बॉन्ड होगा वीक बॉन्ड होगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आप खुद से बताइए। ये बॉन्ड होगा वीक, कमजोर बॉन्ड होगा, कमजोर बॉन्ड होगा। सामने से देखा कि इधर से इधर पगने चला गया, भाई बातें कर रहा था, ठीक है, बातें खत्म हो गई, इधर से देखते ही इधर साइड में शिफ्ट हो गया। तो ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर समझिएगा कौन सा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना बहुत कम है, बहुत कम अट्रैक्शन है। इस वजह से कैसा बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है। और मैं कह सकता हूं कि वीक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? वीक बॉन्ड क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। मतलब ये बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ पर कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लिंक करके इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ठीक है, तो मिटा देता हूं मैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और आगे चलते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 टाइप का होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है। नंबर 1 है मेरे पास में इंट्रामोलिक्यूलर और एक है इंटरमोलिक्यूलर। देखो मैं जो बातें आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, वाकई में ये बात समझ सकता हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो देखिएगा मैं एनसीईआरटी से बात तो वैसे भी नहीं पढ़ा रहा, उससे रिलेटेड बातें समझा रहा हूं आपको। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप किसी दूसरे वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिएगा अगर ये आप ये लेक्चर ले रहे हैं तो आपको लास्ट में ये चीज अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको ये चीज एहसास होना चाहिए कि हाँ यार इस लेक्चर से मैंने कुछ सीखा है, कुछ बातें मैंने यहाँ से गेन की है, तब भी एक्चुअल में मेरा भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है और आपका भी तभी बेनिफिट है। इतना जो बड़ा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ा छोटा जितना भी मिले तो बहुत है। अगर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको सीधा सीधा इसका फायदा होना चाहिए किसी प्रकार से, आपको बातें समझ में आनी चाहिए। अगर बातें समझ में नहीं आ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको हर बात समझ में आनी चाहिए, इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो इस वजह से ये चैप्टर ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, बट आप सभी बातों को ध्यान से सीखोगे, जानोगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ हमने एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर की है। इवन ये मानो कि आप तो सब कुछ चीजें क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर के बारे में बातें चल रही है। इंट्रा मीन्स क्या होता है, खुद के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना लेना। इंट्रामोलिक्यूलर, खुद के मॉलिक्यूल के साथ में क्या बना लेना, बॉन्ड बना लेना, क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर। जैसे मेरे पास में सेम पेन नहीं है, सेम मार्कर नहीं है मेरे पास में, इस वजह से ये चीज नहीं बता रहा हूं। खुद का ही बॉन्ड है, एक खुद का ही मॉलिक्यूल है, ये भी खुद का ही मॉलिक्यूल है, खुद के ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना लेना क्या कहलाता है, इंट्रामोलिक्यूलर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इंट्रामोलिक्यूलर। और किसी दूसरे के साथ में बनाना क्या कहलाता है, इंटरमोलिक्यूलर कहलाता है, ठीक है। खुद के साथ में बनाना क्या कहलाता है, इंट्रामोलिक्यूलर कहलाता है, और दूसरे के साथ में बनाना क्या कहलाता है, इंटरमोलिक्यूलर कहलाता है। बात क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। जैसे कि समझिएगा यहां पर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये 2-3 मॉलिक्यूल बनाता जा रहा हूं मैं। अब ये मॉलिक्यूल जो है ना, तिरछा बन गया, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इन मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड आप जानते हैं, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। सेम मॉलिक्यूल है ना, सेम मॉलिक्यूल है। अब देखो इधर बनाता हूं, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट के बीच में बन रहा है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। बात क्लियर है? तो यहां पर देखो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट के बीच में बन रहा है, इस वजह से क्या बोल रहा हूं, इंटरमोलिक्यूलर। क्या बोल रहा हूं, इंटरमोलिक्यूलर है।
और सेम के बीच में बन रहा है तो क्या बोल रहा हूँ, इंट्रामोलिकुलर। क्या बोल रहा हूँ, इंट्रामोलिकुलर है बॉन्ड बोल रहा हूँ। तो ये बात क्लियर हुई नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर दो आते हैं, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में आगे चलता हूं और आगे मेरे पास में नंबर 3 है, कौन सा है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड, और नाम से ही क्लियर है, डाई मीन्स होता है दो और सल्फाइड मतलब सल्फेट। कितने सल्फेट, दो सल्फेट। डाई मतलब क्या होता है, दो, और सल्फेट कितने, दो सल्फेट। कितने सल्फेट, दो सल्फेट। दो सल्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोल रहा हूं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मैं कह सकता हूं बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सल्फर मोलिक्यूल। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सल्फर मोलिक्यूल, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सल्फर मोलिक्यूल। दो सल्फर मोलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोल रहा हूं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोल रहा हूं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल रहा हूं। एग्जांपल के लिए समझते हैं, आपने भी सिस्टीन देखा था, क्या वापिस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वापिस से क्या बना रहा हूं, स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसकी, सिस्टीन की। अब देखो यहां पर एक सल्फर है, यहां पर एक सल्फर है, और दोनों सल्फर के बीच में क्या है, बॉन्ड है। यहां पर एक सल्फर है, यहां पर एक सल्फर है, और दोनों सल्फर के बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो दो सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को क्या बोल रहा हूं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल रहा हूं। और ये स्ट्रक्चर किसकी है, सिस्टीन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, सिस्टीन की। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्लियर हो गया। इसके बाद में नंबर 4 आता है, नंबर 4 पर आता है, कौन सा बॉन्ड आता है नंबर 4 पर। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही आपको, बस इतना बता दीजिए। आप कमेंट में ये डाल दीजिए कि आपको बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बस इतना डाल दीजिए आप कमेंट में। नंबर 4 आता है आयनिक बॉन्ड। क्या आता है, आयनिक बॉन्ड। सर आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, जो आयंस के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है, आयंस के बीच में बनता है। यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। तो लिख देता हूं मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, बिटवीन आयंस, किसके बीच में, आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आगे चलिए देखिएगा अब किस प्रकार से हम ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर आयनिक बॉन्ड किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से किस किस एमिनो एसिड के बीच में बन रहा है। हमने एसिडिक एमिनो एसिड देखा था, हमने बेसिक एमिनो एसिड देखा था, ठीक है। देखो हमने एसिडिक एमिनो एसिड में क्या देखा, हमने देखा कि सर ये एसिड जो होता है ना, जो डोनेट करता है H+ और इसके ऊपर क्या जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। क्या जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। ये होता है एसिडिक। क्या होता है ये, एसिडिक। दूसरी तरफ देखता हूं बेसिक एमिनो एसिड, H2C COOH H, और क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है। और बेसिक का तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। जो एसिड और बेस के बीच में बन रहा है, मतलब एक आयन तो ये माइनस आयन और ये प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो गए ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी आयनिक बॉन्ड के बारे में पॉइंट है जो अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड हाईली सेंसिटिव टू पीएच चेंज। आयनिक बॉन्ड हाईली सेंसिटिव होता है। किसके प्रति सेंसिटिव होता है, किसके प्रति सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव टू पीएच चेंज। पीएच चेंज के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। कौन, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पीएच चेंज के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बात आपको समझ में नहीं आई,
सपोज कीजिए नहीं, ये आपको पता ही नहीं है सर पीएच चेंज के प्रति सेंसिटिव कौन सा होता है, आयनिक होता है, पेप्टाइड होता है, मेरे पता ही नहीं है, भूल जाएंगे। अब देखो ट्रिक बताता हूँ याद करने की, या फिर मैं समझाता हूँ आपको किस प्रकार से आप याद करोगे। एक बात बताइए आप मेरे को, जो मिल्क होता है ना, दूध, मिल्क जो होता है उसके अंदर हम नींबू डाल देते हैं, कभी देखा ना नींबू डाल दिया, तो मिल्क में नींबू डालने से क्या होगा, मिल्क में अगर नींबू डाल दिया तो क्या होगा, मिल्क में नींबू डालने से दूध फट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मिल्क में जैसे दही बनाते हैं, दही बनाते समय क्या करते हैं, मिल्क में क्या करते हैं हमने, दूध में हमने थोड़ा सा दही डाल दिया, थोड़ा सा दही डालने पर वो कुछ घंटों के बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मेनली रीजन क्या है, मेनली रीजन क्या है इसका, जैसे दूध में नींबू डाल दिए तो नींबू डालने पर फटा क्यों, इसका एक बायोलॉजी के हिसाब से रीजन देखिएगा, और बहुत से लोगों को पता भी इसका, कुछ लैक्टोबैसिलस बोलेंगे, लैक्टिक एसिड, तो और भी कुछ गहराई में जाकर के आपको मैं बताता हूँ और भी गहरा रीजन इसका क्या है, आगे देखिएगा। लैक्टोबैसिलस में से क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है सर, लैक्टिक एसिड क्या करता है, ऐसा नहीं करता क्या है लैक्टिक एसिड ऐसा, और दूसरा एसिड क्यों नहीं करता, ठीक है, या और कोई जो है कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट क्यों नहीं करता, ये सब चीजें जो लैक्टिक एसिड कर रहा है उसका रीजन समझो। इधर देखो, इधर अगर पीएच चेंज की बात कर रहा हूं मैं तो क्यों होगा, मान लीजिए मेरे पास में क्या मिल्क है, क्या है, मिल्क है, ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, एक प्रोटीन है, मतलब मिल्क की प्रोटीन तो पाई जाती है उसके अंदर, और अब देखो मेरे पास में उसके अंदर क्या है, आयंस प्रेजेंट है, ये एसिड, ये बेस, एसिड है, बेस है, एसिड है, ये क्या है, बेस। तो एसिड और बेस के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, एसिड और बेस के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो ये क्या है मेरे पास में, मिल्क है, मिल्क है, और इस मिल्क में मैंने डाल दिया, जो आप बता रहे हैं, मिल्क में मैंने डाल दिया कर्ड, दही डाल दिया, और कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है, तो आप मुझे बताइए एसिड की टेंडेंसी H+ डोनेट करना, एसिड की टेंडेंसी H+ डोनेट करना, तो यहां पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहां पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यहां पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। सर अब यहां पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है ब्रेक क्यों हुई, इस वजह से हुई क्योंकि जब आप एसिड डाल रहे हो उसके अंदर तो कहीं ना कहीं आप उसका पीएच चेंज कर रहे हो, और पीएच चेंज करने पर ये जो बॉन्ड पहले से बने हुए रहते हैं मिल्क के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब हो जाने के कारण, वो डिस्टर्ब हो जाने के कारण टूट जाते हैं, क्योंकि आपने H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, और H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के कारण वो बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए, टूट गए, और टूट जाने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। आगे हम लास्ट वाला बॉन्ड पढ़ने वाले नंबर 5 का, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बॉन्ड, ठीक है। लास्ट बॉन्ड कौन सा हमारा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। आइए नंबर 5 पढ़ते हैं। नंबर 5 पर कौन सा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब देखो हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, ये सब जानते हैं ना, क्या होते हैं, वाटर होता है, और फोबिक मतलब क्या होता है, फियर मतलब डर, फियर मतलब डर, फोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक, फोबिक मीन्स क्या होता है, डर, फियर, फीलिंग मतलब क्या होता है, लव, प्यार, फीलिंग मतलब क्या होता है, लव, प्यार, वाह क्या बात है ना। देखो हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब होता है डर, और फिर मतलब होता है लव, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, वाटर, फियर, पानी से डर, किससे डर, पानी से डर। और पानी जो है, वाटर जो है, वो है एक पोलर सोलवेंट, कैसा सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट है। और हम ये जानते हैं कि हम
जहाँ भी जाए, कहीं पर भी जाते हैं, कहीं भी प्रोग्राम वगैरह, शादी वगैरह में जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमारी कैटेगरी के लोग देखते हैं कहाँ पर मिलेंगे। जैसे हम, सही बात है ना, तो हम हमारी कैटेगरी के लोगों से मिलना, हमारी कैटेगरी के लोगों से बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। ठीक है, कि मेरा जैसे यहाँ पर कौन है, और उसको ढूंढ लेता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। मतलब वो अपने जैसे लोगों के साथ में रहना ही ज्यादा पसंद करता है हर कोई व्यक्ति। ठीक है, अब देखो आगे, अगर ऐसा है तो ये वाटर जो है पानी है, तो ये क्या है, पोलर है। तो पोलर है तो ये भी अपने जैसे लोगों के साथ में रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो अपने जैसा लोग कौन है, पोलर। मतलब इसके पास में भी क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। पोलर वाला आएगा तो खुद के साथ में रखेगा, पोलर वाला आएगा तो खुद के साथ में रखेगा, और नॉन पोलर वाला आएगा तो बोलेगा सर चल साइड हो, हवा आने दे। ठीक है, क्या बोलेगा, चल साइड हो, हवा आने दे। मतलब क्या बोलेगा, पोलर को तो बोलेगा भाई आजा, तेरा ही काम है इधर, तेरे को यहाँ पर खड़ा होना है। और नॉन पोलर क्या बोलेगा, तेरा कोई काम नहीं है, निकल, तेरा कोई काम नहीं है, तू निकल भाई। ठीक है, इस प्रकार से बोल रहा है कि पोलर डिजोल्व पोलर, ऐसी बातें कुछ सुनी होगी आपने, पोलर डिजोल्व पोलर है, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर है। मतलब ये अपने जैसे को ही अपने पास में बुलाएगा। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोफोबिक, वाटर से डरने वाला। ये तो वाटर से प्यार करने वाला है, प्यार करता है वाटर से, इसकी तो बात ही नहीं करने वाली को। ठीक है, ये क्या है, ये वाटर से प्यार करने वाला है, और ये वाटर से प्यार करने वाला है, तो हमें तो नफरत करने वाला चाहिए, क्योंकि बोल रहा है फियर, और फियर मीन्स होता है डर है, तो डरने वाला चाहिए। तो डरने वाला चाहिए, तो डरने वाला कौन होता है, डरने वाला होता है नॉन पोलर। डरने वाला कौन होता है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होगा किसके बीच में, नॉन पोलर के बीच में होगा। तो पूरा लिख देता हूं मैं इसको, इंटरेक्शन बिटवीन नॉन पोलर, और इंटरेक्शन बिटवीन नॉन पोलर है, और इसको बोल रहे हैं क्या, नॉन पोलर के बीच में, या कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो पहले लिख चुका हूं मैं। तो क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन है, इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कह रहे हैं, या फिर नॉन पोलर क्या बोल सकता हूं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी कह सकता हूं। बोले यस या नो, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी कह सकता हूं। तो यहां तक ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। 5 बॉन्ड पढ़े हमने, किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा कौन सा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा डाइसल्फाइड, चौथा कौन सा था, आयनिक बॉन्ड, पांचवा कौन सा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बॉन्ड। प्रोटीन के अंदर बॉन्ड्स खत्म हो चुके हैं। अब हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो हम अगले लेक्चर के अंदर बातें करेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपको बातें समझ में आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई इसलिए में गलती हो गई है, तो वो भी आप जरूर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई कर करिए।